प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर धामों में हुई विशेष पूजा। आयुष्मान भव अभियान का हुआ शुभारंभ। भाजपा ने 2799 शक्ति केंद्रों पर किया हवन पूजन। मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा, अंकिता भंडारी के नाम पर होगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम। 18 सितंबर 2022 को हुई थी अंकिता भंडारी की हत्या। उत्तराखंड में आपदाओं और हादसों के नाम रहा अगस्त का महीना। एडीसी फाउंडेशन की ओर से जारी की गई रिपोर्ट, ज्यादातर हादसे भूस्खलन और भारी बारिश के कारण। केंद्र पैसा देने को तैयार पर खाली पदों को नहीं भर पा रहा है विभाग। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आउटसोर्स के 1797 पदों में से 1519 पद खाली। मसूरी के कैमल बैंक में एक होटल में लगी आग, भीषण आग, खड़े वाहन जले। दमकल ने हालात पर पाया काबू। आग से किसी की हताहत होने की सूचना नहीं। और उत्तराखंड के 4 कलाकारों को मिला संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड। उपराष्ट्रपति ने कहा, भारतीय संस्कृति की विरासत को बचाने वाले इन योद्धाओं का देश हमेशा आभारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। देश में आज आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस जहां बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस और उसके तमाम संगठनों ने कल के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री को नाकाम पीएम बताते हुए प्रदर्शन भी किया। भारतीय युवा कांग्रेस डोईवाला विधानसभा अध्यक्ष सावन राठौड़ के नेतृत्व में युवाओं के द्वारा डोईवाला चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस और काला दिवस के रूप में मनाते हुए लोगों को गोलगप्पे बेचकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि देश के पीएम और राज्य के सीएम अपना जन्मदिन उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जबकि बेरोजगार युवाओं का ये मजाक उड़ाना है। अगली खबर देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर नगर निगम की ओर से आयोजित स्वच्छता लीग मैराथन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल और मां गंगा से प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने बाबा केदारनाथ की भूमि से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, यहाँ उत्तराखंड के नौजवानों में, युवाओं में, उत्तराखंड के जनमानस में, मातृशक्ति में, हमारे बड़े बुजुर्गों में, सभी में प्रधानमंत्री जी को लेकर एक विशेष प्रकार का उनसे स्नेह है, विशेष प्रेम है, अपनापन है। उत्तराखंड के लोग उनको अपना मानते हैं और वह भी उत्तराखंड के साथ अपना विशेष रिश्ता, कर्म और मर्म का मानते हैं और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों में आज उनके जन्म दिवस पर एक विशेष प्रकार का उत्साह है, एक विशेष प्रकार का स्वस्फूर्त लोगों में जोश है और लोग प्रातःकाल से ही सड़कों पे निकले हुए हैं और उनकी लंबी आयु की, दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान बाबा बद्री विशाल, भगवान बाबा केदारनाथ जी, सभी देवी देवता उन पर अपना आशीष बनाए रखें और उनको दीर्घायु करें, शतायु करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक भारत का वो नेतृत्व करें और उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु भारत बने, भारत जगत गुरु भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन स्वच्छता का संदेश देने के लिए आज युवाओं को सड़कों में दौड़ने के साथ साथ उनको सुबह सुबह आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और हमारे देश का और प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहें। बात अगली खबर की। खबर नैनीताल से, जहां देर रात सरोवर नगरी नैनीताल की तल्लीताल स्थित लेक ब्रिज टोल टैक्स पर टोल देने को लेकर बाजपुर से आए पर्यटकों में विवाद हो गया, जिसके बाद पर्यटक लेक ब्रिज टोल न देने पर अड़े रहे। जब टोल कर्मचारियों ने उनसे पैसे मांगे तो वो आवेश में आ गए और टोल कर्मचारी पर तलवार लहराते हुए उसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद घायल को
हॉस्पिटल लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं नैनीताल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू करते हुए पर्यटकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये टोल के पास, तलीताल में टोल के पास एक गाड़ी है जिसमें से एक व्यक्ति निकला है और उसने जो है तलवार चलाई है। तो इसकी हमें सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर हमने उसको गाड़ी को रोक लिया है और उसमें से जो 2 लोग थे वो रोक लिए हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पता चला कि इसमें 4 लोग थे और जो पीड़ित पक्ष है उनका मेडिकल कराया जा रहा है और उनकी तहरीर प्राप्त की जा रही है। ही वहाँ पे गाड़ी में इन लोगों के द्वारा वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन लोगों ने, हमारे जो स्टाफ था उन लोगों ने हाथ दिया। उन्होंने कहा आपको ये टोल देना है। तो उसने कहा पैसे, आप पैसों की बात करो तो तुरंत ही बिल्कुल इस तरीके से घुराव होंगे। थोड़ी देर बहस करने के बाद उसने सीधे बाहर निकले और सीधे तलवार और जितनी चीज़ें होती हैं वो निकाल के एकदम से ऐसी स्थितियाँ कर दी कि अब किसी के समझ में भी नहीं आया हमारे तो कि ऐसा भी हो सकता है कभी। और अब जब इनको फिर इनके पीछे जब उसे हमारे जो स्टाफ है उसकी चोट लग गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक लड़का और एक दूसरे के ऊपर गाड़ी चला दी पैरों के ऊपर। तो हम लोग यहाँ थाने में आए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अगली खबर बाजपुर से है, जहां रामराज रोड स्थित यूको बैंक में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बैंक का लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था, जिसमें बैंक के कुछ जरूरी दस्तावेज भी शामिल थे। वहीं बैंक में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अब बात अगली अहम खबर की। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें और 1 ई-रिक्शा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को काफी लंबे समय से क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं की सूचना मिली थी। वहीं पकड़े गए आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के गैंग की तलाश की जा रही है। साथ ही दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फिलहाल अभी सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। सरहदी थानों और बता दीजिए क्या है, चोर कहां से गाड़ी चोरी करी, बता दीजिए। विभिन्न थाना क्षेत्रों से निरंतर हो रही बाइक चोरी की घटना। सब कुछ बताएं, इनका तरीका क्या है बाइक चोरी करने। विभिन्न थाना क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाने और पूर्व में पंजीकृत अभियोगों के अनावरण हेतु एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में सीओ रुड़की के निकट पर्यवेक्षण में और इंस्पेक्टर सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम के द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 2 अभियुक्तों आरिफ पुत्र शहीद निवासी खालापर मुजफ्फरनगर और अमजद पुत्र खलील निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिनकी निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें और 1 ई-रिक्शा बरामद किया गया है। मुख्य रूप से ये लोग नशे के शिकार हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये चोरी की घटनाएं करना इन्होंने स्वीकार किया है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के बेलड़ा ग्राम प्रधान सचिन कुमार एवं मेहवड खुर्द जिला पंचायत सीट से उनके रिश्तेदार जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सचिन और उनकी साली सपना पर पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांकन पत्र में तथ्य छुपाकर अधिकारियों को भ्रमित करने का गंभीर आरोप लगा है। रुड़की निवासी अधिवक्ता संजीव वर्मा ने अपने कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सपना चौधरी ने अपने नामांकन में बेलड़ा गांव के दस्तावेज लगाए थे, जिसमें जो राशन कार्ड लगा है वह आज तक ऑनलाइन दर्ज भी नहीं है। संजीव वर्मा एडवोकेट ने बताया कि सचिन कुमार ने अपना और अपनी साली का नामांकन फर्जी तरीके से कराया था, जिसका उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। साथ ही जनता के सामने सच भी सामने आना चाहिए। इसकी साली
वार्ता मैंने इसलिए बुलाई गई है, काफ़ी मेहनत के बाद में बेड़ला प्रकरण का मुख्य आरोपी भी है और साजिशकर्ता, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ घटना हो जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सचिन प्रधान के। और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या 564, जिसमें उसके सारे फ्रॉड के काम तथ्यों के साथ मैंने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट का आदेश से बड़ी मुश्किल से मुकदमा पंजीकृत रात हो पाया। अब बात अगली अहम खबर की। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में विश्वविख्यात हृदय और फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला मरीजों को देखेंगे। अब तक कुमाऊं मंडल में हृदय और फेफड़े संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को दिल्ली, लखनऊ और बरेली जाना पड़ता था, लेकिन पहली बार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में विश्वविख्यात हृदय और फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला महीने में 2 बार यहां मरीजों को देखेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का इलाज उच्च स्तर पर किए जाने को लेकर हंस फाउंडेशन की मदद से करने की उन्होंने सराहनीय पहल की है। यूएसए सहित यूरोप और अन्य देशों के बड़े अस्पतालों में पिछले 20 सालों से सैकड़ों जटिल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर राहुल चंदोला का कहना है कि वह उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और पहाड़ से जुड़े होने के कारण पहाड़ के लोगों के बीच में हृदय और फेफड़े जैसे गंभीर प्रत्यारोपण की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने यह पहल की है। आगे उसको आगे प्रोसीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और हमारा स्पेशलाइजेशन जो है हार्ट और लंग के जितने भी जटिल ऑपरेशंस हैं, जितने भी जटिल प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। एक ग्रुप है हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज़ दिल्ली में, और इसमें जो है करीब जो है 50 लोगों की बड़ी टीम है और सभी जो है एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया भर के तमाम जो है ये सब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से जो है ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के मरीज़ों को जो है जो बेस्ट दुनिया की जो हार्ट लंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो मिले। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे बहुत सारे मरीज़ जो हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया है पिछले कई सालों में, ऐसे जो है करीब जो है 500-600 मरीज़ होंगे जिनका हमने जो है हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन, वाल्व रिप्लेसमेंट्स, एओर्टिक ऑपरेशंस जो हैं, लंग के ऑपरेशंस, है ना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हमने किए हैं। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बागेश्वर से है, जहां डेंगू का डंक लगातार गहराता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी इस बीमारी का मच्छर कहर बरपा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है जब डेंगू के नए मामले सामने नहीं आ रहे हों। पहाड़ अक्सर डेंगू रोगों से अछूते रहते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों से यहाँ आ रहे लोगों के साथ ही बागेश्वर में भी डेंगू रोग ने दस्तक दे दी है। अब तक 15 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 7 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों में डेंगू पॉजिटिव पाया जाना चिंता का विषय बना हुआ। अब जिला प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिले के सभी अस्पतालों में स्पेशल डेंगू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। अभी बागेश्वर की बात करें तो जो लोकल मार्केट एरिया है या जो कोतवाली क्षेत्र है और जो कठायतवाड़ा, इस कुल मिला के अभी हमको 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। 11 सैंपल हमारे हल्द्वानी गए थे, जिसमें कि 6 पॉजिटिव आ चुके हैं और एट प्रेजेंट 2 पेशेंट एडमिट है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। 4 पेशेंट ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो इन 6 का हमने जब देखा तो 3 पेशेंट की तो ट्रेवलिंग हिस्ट्री निकली, लेकिन 3 पेशेंट जो लोकल के थे यहाँ निकले हैं, तो इसको लेकर के थोड़ा चिंता का विषय आया है। रुक करेंगे अगली खबर का। नई टिहरी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी साह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सांसद द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुँचाने, लाभान्वित करने में देश में मध्यम श्रेणी राज्य के अंतर्गत जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर जिला प्रशासन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई हैं। दूरसंचार भारत संचार निगम लिमिटेड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद द्वारा दूरसंचार विभाग के तत्वाधान में आयोजित होने वाली टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी की बैठक समय अंतर्गत न होने पर नाराजगी भी जाहिर करते हुए समय अंतर्गत बैठक आयोजित करने एवं सभी सदस्यों को बैठक में आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए।
बहुत पहले से आ रहा है, पर काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, पर अभी भी बहुत से जगह में और इम्प्रूव होने का ज़रूरत है। और ये भी नहीं कि सेंटर से बहुत ज़्यादा पैसा आए हैं और स्टेट भी दे रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मगर जो हमारे टावर के बाद जो कर रहे हैं, हमने जब से दिया है तब से भी अभी 2 साल 3 साल हो गए, अभी कोई टावर्स का वो काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने अपना नाराज़गी जताई, क्योंकि ये होना चाहिए था। पहाड़ों में कनेक्टिविटी के बगैर काम नहीं होता है, और आजकल हर चीज़ कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी से होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। एसएसपी कार्यालय देहरादून में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर इस दौरान उन्होंने बताया कि डोईवाला कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कई बैंकों से लोन ले चुका है। इतना ही नहीं, आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड की मदद से कई वाहन और मोबाइल भी खरीदे हैं। इसके बाद पुलिस ने एक कार और 3 मोबाइल भी आरोपी के पास से बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 10 नकली आधार कार्ड आरोपी से बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया है। थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, वाहन चेकिंग, तो वहीं पे एक संदिग्ध व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल पे था, उससे जब हमने पूछताछ करी, संदिग्ध लगा था तो उससे भी पूछताछ करी, तो ये सारी चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाता था, और उस फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसने कई बैंक से लोन लिए हुए हैं। और जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई सीओ डोईवाला के नेतृत्व में, तो इसके द्वारा ये बताया गया है, ये पिछले कुछ समय से यहाँ डोईवाला क्षेत्र में रह रहा था, और इसके द्वारा आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड बना के कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड बनाए गए हैं, और उसके बेसिस पे इसने यहाँ पे अलग अलग बैंक्स में कई लोन लिए हुए हैं, और उन लोन लेकर इसने कई वाहन भी लिए हैं और साथ में कई मोबाइल फ़ोन भी लिए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। खबर नैनीताल से है, जहां नवनियुक्त डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने नैनीताल स्थित डीआईजी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अपराध नियंत्रण एवं पुलिस को आधुनिक तरीकों से लैस करने की योजनाएं आगे बढ़ाने, पर्यटन सीजन के दौरान कुमाऊं में ट्रैफिक की सही प्लानिंग पर भी फोकस रहेगा। डीआईजी योगेंद्र रावत ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के तहत पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार कैसा हो, उनके समस्याओं को किस प्रकार सुना जा रहा है, क्या उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाया है या नहीं, निराकरण कितने समय में हुआ, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा ताकि लोगों को सही समय पर सही न्याय मिल सके। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा साइबर क्राइम आने वाले समय का ओनली क्राइम होने वाला है। अगर हम बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस को देख लें तो जो प्रॉपर्टी और जो मनी को लेकर होते हैं उसमें साइबर क्राइम ही भविष्य है। इसमें हम 2 चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा। एक तो पब्लिक की अवेयरनेस, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेस्ट रेमेडी। साइबर क्राइम में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बेटर, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी कि प्रिवेंशन हो, हम उस चीज़ से बचें, और उसके लिए हमको पब्लिक में भी अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी और खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। तो पहला तो इसका जो पहलू है वो ये है। दूसरा, एक बार अगर क्राइम हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस भी टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हो, ये दूसरा हमारा इसमें प्रयास है। और इसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पुलिसकर्मी भी इसके लिए लगातार अपने को अपग्रेड करते रहें इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।